एवरीवन, तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। हम लोग के ज़बान पे जब भी आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, तब हमारे दिमाग में सीधा सा मतलब रोबोट ही आता है। बट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, बाकी उसकी जर्नी क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि। कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को होशियार एजेंट का अध्ययन माना जाता है। होशियार एजेंट कोई भी ऐसा संयंत्र है जो अपने पर्यावरण को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। बोलचाल से कृत्रिम बुद्धि होशियारी शब्द लागू होता है जब एक मशीन इंसानों की संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करती है। एड्रेस कैप्लन और माइचल हैनलिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किसी प्रणाली के बाह्य डाटा को सही ढंग से व्याख्या करने, ऐसे डाटा से सीखने और सुविधाजनक रूपांतरण के माध्यम से विशिष्ट लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने में सीखों का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। यह कार्य सीखने और समस्या निर्माण के साथ जुड़ती है। कृत्रिम बुद्धि प्रज्ञाकल्प, कृत्रिम प्रज्ञा, कृतिकी और अर्धसंगणक में अप्रत्यक्ष बुद्धि है। मानव सोचने, विश्लेषण करने व याद रखने का काम भी अपने दिमाग के स्थान पर यंत्र कंप्यूटर से करना चाहता है। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। क्या जो कृत्रिम बुद्धि है कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। 1955 में जॉन मैकर्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और इसके बारे में आप विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों बनाने के रूप में परिभाषित किया। कृत्रिम बुद्धि अनुसंधान के लक्ष्यों में तर्क ज्ञान की योजना बनाने, सीखने की धारणा, वस्तुओं में हेरफेर करने की क्षमता आदि शामिल है। वर्तमान में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सांख्यिकी, विद्युत, कम्युनिकेशनल बुद्धि और पारंपरिक खुफिया शामिल है। कृत्रिम बुद्धि का दावा इतना है कि मानव की बुद्धि का एक केंद्रीय संपत्ति एक मशीन द्वारा अनुकरण कर सकता है। वहाँ दार्शनिक मुद्दों की प्रणाली बनाने की नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन आज यह प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बन गया। कृत्रिम बुद्धि एआई का दायरा विवादित है क्योंकि मशीनें तेज़ी से सक्षम हो रहे हैं। जिन कार्यों के लिए पहले मानते थे कि होशियारी चाहिए, अब वो कार्य कृत्रिम होशियारी के दायरे में नहीं आते। उदाहरण के लिए लिखे हुए शब्दों को पहचानने में अब मशीन इतने सक्षम हो चुके हैं कि इसे अब होशियारी नहीं मानी जाएगी। आजकल एआई के दायरे में आने वाले कार्य इंसानी वाणी को समझना, शतरंज, गो खेल के माहिर इंसानों से भी जितना, बिना इंसानी सहारे के गाड़ी चलाना खुद। कृत्रिम बुद्धि का वैज्ञानिकों ने सन 1263 में अध्ययन करना चालू किया था। इसके इतिहास में कई आशावाद के लहरें आती है, फिर भी असफलता की निराशा और फिर एक नए तरीके जो फिर आशा जगाते हैं। आपने अधिकांश इतिहास के एक एआई अनुसंधान को उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करने में विफल रहते हैं। यह उप क्षेत्र तकनीकी विचार पर आधारित है, जैसे कि विशेष लक्ष्यों जैसे रोबोटिक्स या मशीन लर्निंग। विशेष उपकरण तर्क या तंत्रिका नेटवर्क या गहरे तात्विक अंतरक या उप क्षेत्र सामाजिक कारकों पर भी आधारित है, जैसे निजी संस्थानों या निजी शोधकर्ताओं के काम। एआई अनुसंधान की पारंपरिक समस्याओं या लक्षणों में तर्क, ज्ञान, प्रतिनिधित्व, योजना, सीखना, भाषा समझना, धारणा और वस्तुओं को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता शामिल है। मानव जैसे होशियारी क्षेत्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों में से एक है। इस समस्या का हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल तरीके और पारंपरिक सिब्लोविक तरीके अपनाए। एआई विज्ञान के लिए कंप्यूटर विज्ञान, गणित मनोविज्ञान, भाषा मनोविज्ञान, तत्व विज्ञान और अन्य कई क्षेत्र है। इस वैज्ञानिक क्षेत्र की इस धारणा का स्थापना की गई थी कि मानवीय बुद्धि को इतने सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है कि इसे नकल करने के लिए एक मशीन बनाई जा सकती है। यह मन की प्रकृति और मानव जैसी बुद्धि के साथ कृत्रिम प्रणालियों के निर्माण की नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाता है जो प्राचीन काल के कथाओं को द्वारा खोजे गए हैं। कुछ लोग कृत्रिम बुद्धि एआई को मानवता के लिए खतरा मानते हैं अगर यह अनावश्यक रूप से प्रगति करता है। अन्य मानते हैं कि एआई पिछले तकनीक क्रांति के लिए विपरीत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा पैदा करेगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि एआई जो आगे हमारे लिए खतरा बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे भी बातें करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसकी इतिहास की बात करें, यांत्रिका औपचारिक तर्क का अध्ययन गणितों के साथ प्राचीन काल में शुरू हुआ था।
गणितज्ञ के अध्ययन ने एलन ट्यूरिंग जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे कि कंप्यूटर सिद्धांत का जन्म दिया। इस सिद्धांत का मानना है कि मशीन 0 से 1 जैसे सरल चिन्ह को जोड़ तोड़ के कोई भी बोधगम्य गणना कर सकते हैं। वह यह भी कहता है कि आज के साधारण कंप्यूटर ऐसे मशीन है या दृष्टि के कंप्यूटर औपचारिक तर्क की किसी की प्रक्रिया को अनुकरण कर सकते हैं। किसी चार्ल्स ट्यूरिंग थीसिस के नाम से जाना जाता है। न्यूरोबायोलॉजी, दिमाग या जीव विज्ञान, सूचना का विज्ञान और साइबरनेटिक में खोजे गए शोधकर्ताओं को इलेक्ट्रिक मस्तिष्क की बनाने की भावना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। ट्यूरिंग एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि यदि कोई मनुष्य मशीन और मानव से प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर नहीं कर सकता तो मशीन को मानव की तरफ बुद्धिमान माना जा सकता है। पहला काम जिसे आमतौर पर एआई के रूप में पहचाना जाता है वह मैकुल्च और पिट्स के 1943 औपचारिक डिजाइन ट्यूरिंग पूर्ण कृत्रिम न्यूरॉन्स के लिए था। एक ट्यूरिंग पूर्ण मशीन कोई भी बोधगम्य जी गणना कर सकते हैं। 1950 के दशक तक मशीनी बुद्धिमत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए 2 दृष्टिकोण सामने हैं। एक दृष्टि जिसे प्रतीकात्मक एआई या गुफाई के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर का उपयोग दुनिया और सिस्टम का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए करना था जो दुनिया के बारे में तर्क कर सके। समर्थनों में एलन नेवेल हेवर्ट और साइमन और मोविन मिनिस्की शामिल थे। इस दृष्टिकोण के साथ निकटता से जुड़ा अनुमानी खोज दृष्टिकोण था जिससे बुद्धिमत्ता की तुलना उत्तर के लिए संभावनाओं स्थान की खोज की समस्याओं से। दूसरी दृष्टि जिसे कनेक्शनवादी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, सीखने के माध्यम से बुद्धि प्राप्त करने की मांग। इस दृष्टिकोण के समर्थक सबसे प्रमुख रूप में फ्रैंक रोसेनबेल्ट न्यूरॉन्स के कनेक्शन से प्रेरित तरीकों में प्रोटॉन को जोड़ने की मांग की। जेम्स मनिका और अन्य दिमाग प्रतीकात्मक एआई और मस्तिष्क कनेक्शनिस्ट के 2 दृष्टिकोणों की तुलना की। मनिका का तर्क है कि डेस्कार्टे, बुल्ले, गोटलो, फ्रैंक, बेटलेर, रसेल और अन्य की बौद्धिक परंपराओं के संबंधित अवधि में प्रतीकात्मक दृष्टिकोण कृत्रिम बुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। साइबरनेटिक्स या कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित कनेक्शनवादी दृष्टिकोण को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया था, लेकिन हाल के दशकों में नई प्रमुखता प्राप्त हुई है। भले ही मशीनों के बुद्धि विकसित के शोध का शुरुआत 1943 हुआ हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहले बार इस्तेमाल जॉन एम.सी. कैर्थी ने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में किया था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो शब्द का यूज किया था 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में किया था और कहा था कि साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो खुद से ही सोचकर समझकर निर्णय ले सके। इसलिए हम जॉन एम.सी. कैर्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में जानते हैं। अगर हम पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है तो एम.सी. कैर्थी बोला जाएगा। इसकी कुछ कटौतियाँ तर्क और समस्या की बात करें तो पहले कृत्रिम बुद्धि शोधकर्ताओं ने ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया कि जो मनुष्य को हल करते समय उपयोग या तार्किक निर्णय लेने के लिए उपयोग करते थे, वो अनिश्चित या अधूरी जानकारी के साथ संभावना संकल्पना मिटाते। इसकी ज्ञान प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो समस्या का हल करते समय मशीनों को दुनिया के बारे में व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होगी। कृत्रिम बुद्धि को प्रतिनिधित्व करने के लिए ज़रूरत की चीज़ों में वस्तुएं, गुण, श्रेणियों, समाधान, घटनाओं, समय, कारण और प्रभाव के बीच संबंध और आदि। प्राकृतिक भाषा और संसाधन की बात की जाए तो मशीनों को प्राकृतिक भाषा संसाधन के सहायता से इंसानों की भाषा को पढ़ने और समझने की क्षमता होगी। एक पर्याप्त शक्तिशाली प्राकृतिक भाषा संसाधन सीधे इंटरनेट ग्रंथों से मानव लिखा स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर सकते। अनुप्रयोगों के कुछ शामिल है सूचना पुनः प्राप्ति और मशीन अनुमान। इसकी अगर उपकरण की बात की जाए तो तर्क मुख्य रूप से ज्ञान प्रतिनिधित्व और समस्या को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह अन्य समस्याओं के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तर्क के कई अलग अलग रूपों द्वारा एवं कृत्रिम बुद्धि अनुसंधान में किया जाता है। तर्क के सहायता से हमको निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अनिश्चित तर्क के लिए संभाव्य तरीके, समस्याओं के अधिकांश यहाँ अनिश्चित और अधूरी जानकारी है। कृत्रिम बुद्धि शोधकर्ताओं संभवतः सिद्धांत और अर्थशास्त्र के विधियों का उपयोग कर इन समस्याओं को हल करने के लिए शक्तिशाली उपकरण की एक संख्या तैयार कर लिया गया। संभवतः एल्गोरिथम को छानने और डेटा की भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया।
इसका अगर अनुप्रयोग की बात की जाए तो कृत्रिम बुद्धि के संभावित अनुप्रयोग प्रचुर मात्रा में है। वे मनोरंजन उद्योग के लिए कंप्यूटर खेलों और रोबोट पालतू जानवर, बड़ा प्रतिष्ठानों जैसे अस्पतालों, बैंकों और बीमा, जो एक ग्राहक व्यवहार की भविष्यवाणी और रुझानों का पता लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एप्पल का सिरी प्राकृतिक भाषा के प्रश्नों और अनुरोधों को समझाने में सक्षम है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। वर्तमान में चिकित्सक विज्ञान एवं सर्जरी रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। इसकी अगर रचनात्मकता की बात की जाए, रचनात्मकता कृत्रिम बुद्धि की एक उप क्षेत्र के सैद्धांतिक रूप में से एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से रचनात्मकता दोनों पर पता लगाना और व्यवहारिक रूप से द्वारा उत्पन्न उत्पादन रचनात्मक माना जा सकता है कि सिस्टम या सिस्टम ख्याल की पहचानने और रचनात्मकता का आकलन कंप्यूटेशनल रिसर्च के संबंधित क्षेत्रों, कृत्रिम अंतर्ज्ञान और कृत्रिम सोच रहे हैं। इसकी अगर सामान्य बुद्धि की बात की जाए तो शोधकर्ताओं उनके एक मशीन में सामान्य बुद्धि के साथ मजबूत और एयर इंडिया के रूप में किया शामिल किया जाएगा कि लगता है कि ऊपर कौशल और मानवीय क्षमताओं में सबसे अधिक या उन सभी के संयोजन कुछ विश्वास के कृत्रिम चेतना या एक कृत्रिम मस्तिष्क की तरह अमानवीकृत सुविधाओं ऐसी एक परियोजनाओं के लिए आवश्यकता हो सकती है। उपरोक्त समस्याओं के कई विचार करने के लिए सामान्य बुद्धि की आवश्यकता हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ तक कि मशीन अनुवाद की तरह एक सीधा विशिष्ट कार्य मशीन पढ़ा और NLP दोनों भाषाओं में लेख का तर्क, कारण एवं पालन के बारे में बात की जा रही है। सच्चाई के लेखन का इरादा सामाजिक बुद्धि को पुनः उत्पन्न की आवश्यकता है। मशीनी अनुवाद की तरह एक समस्या है पूर्ण माना जाता है। इस विशेष समस्या को हल करने के लिए आप सभी समस्याओं को हल करना चाहिए। ऐसा करके इस वीडियो में हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा यहाँ पे। बट आशा करते हैं आपको ये वीडियो बढ़िया लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और AI समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि भाई साहब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं तो वो लोग हमें बेरोज़गार तो नहीं बनाएंगे, तो इसका सीधा सा मत ये है कि अगर हम जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे यूज करें तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम पूरी तरह से उन्हीं पे डिपेंड हो जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आने वाले टाइम में मतलब कि जो होता है ना, मनुष्य भी शायद उनके कैद में आ जाएंगे, उनके गुलाम बन सकते हैं। तो इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे गवर्नमेंट को या किसी को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए। बाकी कामों के लिए ऐसी कोई काम नहीं है जो मानव नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले भी मानव ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।